Hello everyone, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सभी देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य अथवा मौर्य वंश। तो आज की इस सेशन में हम सभी मौर्य एम्पायर को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे एंड उन सारे सेगमेंट्स पर हमारे ये आज के नोट्स होंगे जो बिहार स्पेशल से रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो सीरीज़ चल रहा है बिहार स्पेशल सीरीज़ आपके लिए चलाया जा रहा है और इस पर यदि आपका सपोर्ट मिला, यदि आपका स्नेह मिला तो इसी तरीके से बिहार स्पेशल के पूरे सीरीज़ को कंप्लीट कराया जाएगा। अभी हम सभी एंसेंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को पढ़ रहे हैं एंड देन मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड द लास्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार होगा उसको पढ़ेंगे एंड फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार में जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है जैसे कि रिवर्स, जो मिट्टी वाले पोर्शन है उनको, या फिर जो भी पहाड़ी पठारी मैदानी भागों के पोर्शन है उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे। खनिज, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, जो भी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार स्पेशल का सिलेबस है वो बिहार एसएससी के लिए जो CGL 4th के वैकेंसीज अवेलेबल हैं, या फिर बिहार में जो 12th लेवल एसएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है एंड देन बिहार ग्रुप डी के लिए ओके एंड बिहार BPSC AEDO का जो वैकेंसीज हैं, 72nd BPSC के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए वीडियो बेनिफिशियल है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के दौरान उनमें बिहार स्पेशल से काफ़ी अच्छे खासे मात्रा में वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और बिहार से हम हैं तो बिहार के बारे में जानना भी हमारा दायित्व है, तो इस तरीके से हम मौर्य डायनेस्टी पर अभी पढ़ेंगे एंड बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, बिहार की क्या सीमावर्ती ज़िलों की स्थिति है, कौन कौन से ज़िले हैं जो बिहार से सीमा साझा करता है और अन्य राज्यों के साथ जैसे कि यूपी के साथ, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर नेपाल के साथ जो भी सीमावर्ती ज़िले हैं उनको लेकर के भी हमने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर रखा है एंड देन हर एक डायनेस्टी से सुनाग वंश, नंद वंश, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उन सब के ऊपर भी आपको ऑलरेडी वीडियोज दिया जा चुका है। तो आज की सेशन में हम सभी मौर्य वंश को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 10-15 मिनट के सेशन में हम मौर्य वंश को पढ़ लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश की जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो मौर्य वंश की स्थापना है वो कब कैसे हुई थी, तो आप जानते हैं कि घनानंद जो थे उनके दरबार में जब चाणक्य गए थे तो चाणक्य का उन्होंने अपमान कर दिया था एंड देन उन्होंने चाणक्य को अपमानित करने के कारण चाणक्य ने ऐसा सोचा कि इस वंश का जो समाप्त है इस वंश को समाप्त करना है। उसके लिए उन्होंने क्या करा कि जब वो जा रहे थे तो इसके पीछे कहानी है कि कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे, उन्हीं में से एक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनको उन्होंने अपने संरक्षण में लिया एंड देन उनको एक प्रतापी योग्य शासक बनाया और फिर उन्होंने क्या करा कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जो जिनको हम जानते हैं एंड उन्होंने ही नंद वंश की समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। और इस वंश की स्थापना हुई कब, तो इस वंश की जो स्थापना है 322 BCE ओके, मतलब 322 BC में हुई थी। लगभग 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से ओके, चाणक्य की सहायता से घनानंद का अंत किया एंड घनानंद के अंत करने के बाद किस वंश का, तो मौर्य वंश का जो है वो स्थापना किए। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किए। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री जो थे वो चाणक्य थे, जिन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है, यदि क्वेश्चन आएंगे तो आप इसका आंसर दीजिएगा चाणक्य। ओके, चाणक्य जो है उन्हीं को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ओके, आप इसको याद रखेंगे। चाणक्य को क्या कहा जाता है, तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे एंड भारत का मैकियावेली भी चाणक्य को ही कहा जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब कोई क्वेश्चन यदि करेगा कि मौर्य वंश के विषय में जो जानकारी है वो किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है, तो आप जानते हैं कि मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ है। ओके, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है, आप बताएंगे। मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है वो विशाखदत्त ओके, विशाखदत्त द्वारा जो लिखित है उससे जो है मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ से मौर्य वंश के विषय में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही यदि आप यह जानेंगे तो मेगास्थनीज के जो पुस्तक है जिनका नाम है, मेगास्थनीज के पुस्तक है जिनका नाम है इंडिका। ओके, तो इंडिका, मेगास्थनीज जो थे यूनानी राजदूत थे,
इंडिका से इसके बारे में जानकारी मिलती है। एंड देन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, अर्थशास्त्र क्या है तो राजनीति से संबंधित एक बुक है। ओके, यदि कौटिल्य ऑप्शन में ना रहे तो चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त भी आप टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं का उपनाम है, फिर दूसरा नाम है। ओके, तो कौटिल्य, चाणक्य एंड विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति हैं, इनका नाम बस अलग अलग देखने को मिलता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के विषय में जो जानकारी है उनके स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? मुद्रा राक्षस से जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखा गया है, इंडिका से जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, और मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत है। अर्थशास्त्र से जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, और कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है। एंड देन जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, तो अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति से संबंधित एक बुक है। ओके, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे। यदि कोई क्वेश्चन करे कि चाणक्य कहाँ के निवासी थे, तो आप आंसर क्या दोगे? चाणक्य तक्षशिला के निवासी थे, परंतु इनके जीवन का जो सबसे अधिक समय है वो मगध में ही बीता था। और चाणक्य क्या है ना कि चाणक्य यह चाहते थे कि चाणक्य जब घनानंद के दरबार में पहुंचे थे तो उनकी इच्छा यह थी कि अखंड भारत का निर्माण हो सके। अखंड भारत की चेष्टा लेकर के ही वो घनानंद के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने, घनानंद ने क्या करा था? चाणक्य का अपमान करा था। चाणक्य के अपमान करने के पीछे का रीज़न भी मैं आपको पिछले सेशन में बताई हूँ, क्योंकि वहाँ जो है वो ओके आप जानते हैं। चलिए उसको तो मैंने उस सेशन में बता ही रखा है, फिर क्या है क्या बोल रहे थे क्या? हाँ, चाणक्य अखंड भारत का निर्माण की चेष्टा लिए पहुँचे थे कहाँ? घनानंद के दरबार में, जहाँ इन्होंने किसने? घनानंद ने अपमानित कर दिया था चाणक्य को, और यही जो रीजन है वो नंद वंश के समाप्ति का, नंद वंश के पतन का कारण बना। साथ ही यदि आप इसमें यह देखना चाहें तो आप यह देख सकते हैं इसके माध्यम से कि चाणक्य जो है तक्षशिला के निवासी थे, लेकिन इनका ज़्यादातर समय कहाँ बीता? मगध में बीता। और ये चाणक्य के प्रधानमंत्री भी थे। कौन? चाणक्य। ओके, चाणक्य किसके प्रधान? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। कौन? तो चाणक्य। ओके, आप इसको ध्यान में रखेंगे। एंड देन आपको यदि और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जहाँ इन्होंने यह प्रण लिया था कि मगध से नंदवंश का अंत कर देना है। ओके, कहाँ कब? तो जब घनानंद ने अपमान करा था उस समय इन्होंने प्रण लिया था कि नंदवंश की समाप्ति, नंदवंश का अंत कर देना है। 305 ईसा पूर्व की बात है। इस समय सेल्यूकस निकेटर का मगध पर आक्रमण हुआ, और इस समय मगध के शासक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके, कब? तो 305 ईसा पूर्व में किसका आक्रमण हुआ? सेल्यूकस निकेटर का आक्रमण हुआ, और इस समय जो है मगध के शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब उस समय क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो विजयी हुए, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है वो सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी जिनका नाम था हेलेना। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य जब विजय हुए तो उस समय सेल्यूकस निकेटर जो पराजित हुए थे उन्हीं की पुत्री थी जिनका नाम था हेलेना, उन्हीं से इनका विवाह हो गया। एंड देन चंद्रगुप्त मौर्य को 4 अफगानिस्तान के जो 4 प्रमुख शहर थे जिनका नाम था एरिया, अरोकेसिया, जेंड्रोसिया एंड पेरीमसमदई। ओके, पेरीमसमदई, ये जो 4 क्षेत्र हैं प्रमुख शहर थे उस समय अफगानिस्तान के 4 प्रमुख शहर थे। कौन कौन से थे? तो एरिया, अरोकेसिया, जेंड्रोसिया एंड पेरीमसमदई। ओके, तो ये चारों जो प्रमुख शहर है वो उनको दहेज में मिल गया। किन्हें दहेज में मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को ये चीज़ें दहेज में मिल गई सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह करने के बाद। तो इसी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने खुश होकर के सेल्यूकस निकेटर को कितने? तो 500 हाथियों का उपहार दिया। कितने हाथियों का उपहार दिया? 500 हाथियों को उपहार में दे दिया। ओके, किसे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। किसे दिया? तो सेल्यूकस निकेटर को दिया। कितने हाथी उपहार में दिया? तो 500 हाथियों को उपहार में इन्होंने दे दिया। ओके, यही आगे लिखा हुआ भी होगा। यस, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए आगे क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को, ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार भी दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर होने वाले जो यूनानी आक्रमण थे उनसे हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया था, इसीलिए
जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको क्या कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को हम भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत पर जो भी यूनानी आक्रमण हुआ करते थे उनसे निजात दिलाने का जो काम है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया है। उन्होंने ही यूनानी आक्रमणों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ओके, इसलिए भी आगे अपनी कोई क्वेश्चन करे कि सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत मेगास्थनेज को कहाँ भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत मेगास्थनेज को कहाँ भेजा था, मगध भेजा था। और इसी समय इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका, जहाँ से मौर्य वंश के स्रोत प्राप्त होते हैं। आपको ये पता है कि इंडिका से मौर्य वंश के बारे में स्रोत से जानकारी मिलती है, साथ ही अर्थशास्त्र से एंड देन मुद्रा राक्षस से, जो कि विशाखदत्त द्वारा लिखा गया। तो सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनेज को, जो यूनानी राजदूत थे, उन्हें कहाँ भेजा था, मगध भेजा था। और यहीं पर उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इंडिका पुस्तक में क्या है ना कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में चर्चा है। ओके, इंडिका पुस्तक में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और यदि आप आगे देखना चाहें तो मेगास्थनेज ने अपने पुस्तक में भारत के 7 जातियों के होने का उल्लेख किया है। इंडिका में इन्होंने 7 जातियों के होने का उल्लेख किया है। और ये 7 जाति कौन कौन से हैं, तो इन 7 जातियों में से एक है दार्शनिक, फिर किसान, चरवाहे, कारीगर, सैन्य, पर्यवेक्षक और पार्षद। ये जो 7 जातियां हैं वो शामिल है मेगास्थनेज के पुस्तक इंडिका में। ओके, यही लिखा हुआ है कि मेगास्थनेज ने अपने पुस्तक में भारत के 7 जातियों के होने का उल्लेख किया है। और ये जातियां हैं दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैन्य, पर्यवेक्षक एंड पार्षद। ये जो 7 जातियां हैं इन्हीं के होने का जो उल्लेख है मेगास्थनेज ने किसमें किया है, तो अपने पुस्तक में किया है जिसका नाम है इंडिका। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप यह देखेंगे कि इंडिका में, ओके जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, इंडिका में पाटलिपुत्र, ओके, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में भी जानकारी है। और इसमें ऐसा है कि 6 समितियाँ थी और 6 समिति में कुल 5-5 सदस्य थे। इस तरीके से आप यह कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र के उस समय जो प्रशासन था उस समय 6 समितियों का वर्णन था जिसमें 5-5 सदस्य थे, अर्थात कुल 30 सदस्य रहे होंगे जो इंडिका में जहाँ तक वर्णित है उसमें। उसके हिसाब से आप यह देखेंगे कि पाटलिपुत्र के प्रशासन में कुल 30 सदस्य रहे होंगे। 6 समितियों का वर्णन है और बताया गया कि प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। आप जानते हैं कि जब आप एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उससे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसका नाम है मौर्य कला। ओके, मौर्यन आर्ट। मौर्य कला में आप यह जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है राजप्रसाद, वह कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र के कुम्हरार नामक जगह पर स्थित है। इसके ऊपर जब मैंने VPSC आंसर राइटिंग प्रोग्राम जब हमने करा था उस समय अभी हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से पढ़ा। ओके, तो उस समय आपको मैं ये बताई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है राजप्रसाद वो कहाँ स्थित है, तो पटना के कुम्हरार में, पाटलिपुत्र के कुम्हरार नामक जगह पर ये स्थित है, जो वर्तमान में पटना के कुम्हरार में पड़ता है। ओके, साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल का नाम है उसका नाम है राजप्रासाद। ओके, क्या नाम है, राजप्रासाद। यही जो है वो क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल का नाम है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब राजप्रासाद के बारे में जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। क्या है ना कि इन्हीं सेम कंटेंट को आपको थोड़ा सा डिलीवर करने के लिए जब मैं उन कोर्स ली थी तो उस समय मैं, हालांकि सारा कोर्स का ही बनाया हुआ नोट्स है, तो उस समय हमने ये देखा था कि इतने ही बातों को पढ़ाने में उन्होंने 2 घंटे का समय लिया था। ओके, और बाकी की जो बातें होती है वो इसी से रिलेटेड होती है, लेकिन इधर उधर की बातें होती हैं। तो क्या है कि मैं जब किसी चीज़ को 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में कंप्लीट करा सकती हूँ तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा यदि आप हमारे साथ इस सीरीज़ के, इस प्रोग्राम के साथी हैं हमारे साथ। इसीलिए इस चैनल का नाम भी है वेदिका दर्पण। एंड आप देखेंगे तो सबटाइटल में आपको दिखेगा VPSC दोस्त। ओके, तो आपके इस चैनल का नाम भी VPSC दोस्त इसीलिए रखा गया है ताकि मैं आपकी दोस्त बन करके आपका सहयोग कर सकूं। तो चलिए अब राजप्रसाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इससे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें यह देखेंगे कि जस्ट वेट अ मिनट, इसमें आप यह देखेंगे कि इसके फर्श, ओके, इसके फर्श किसके, राजप्रसाद के जो फर्श हैं और जो छत हैं वो लकड़ी के बने हुए थे, इसकी विशेषता थी।
राजप्रासाद मौर्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। इस महल की जो लंबाई है 140 फुट है एंड चौड़ाई जो है वो 120 फुट थी। इस महल में 84 स्तंभ पाए गए थे और 84 स्तंभ जो बने हैं वो लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। किसके बने हैं? लाल बलुआ पत्थर के बने हैं और एकाश्म पत्थर से निर्मित है। एकाश्म पत्थर से निर्मित होने का मतलब कि एक ही पत्थर से बने हैं। ओके, एकाश्म पत्थर का मतलब एक ही पत्थर से बने हैं। चीनी यात्री जो थे जिनका नाम था फाहियान, उन्होंने प्रशंसा करते हुए ऐसा कहा था कि जो ये राजप्रासाद है वो इंसानों द्वारा निर्मित नहीं हो सकता, मतलब मानव निर्मित नहीं है बल्कि देव निर्मित है। क्या है? मानव निर्मित न होकर के देव निर्मित है। साथ ही एरियन ने कहा था कि पाटलिपुत्र की जो तुलना है वो सूसा से करते हुए उन्होंने कहा कि यह सूसा से भी अत्यधिक खूबसूरत शहर है। ओके, अब इसको याद रखेंगे। एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ओके जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त की एंड जैन धर्म को अपना लिया। जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राजपाट का त्याग कर दिए थे और वो अब संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किए थे। किस विधि से? तो संलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किए थे। कहाँ किए थे? तो चंद्रगिरी की पहाड़ियों में। ओके, चंद्रगिरी की पहाड़ियों में श्रवणबेलगोला के, ओके चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया था। इस तरीके के ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन्हें हमने समझने का प्रयास किया। ओके, अब हम सभी देखेंगे बिंदुसार को, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनते हैं? तो बिंदुसार बनते हैं। मौर्य वंश के जो उत्तराधिकारी हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार होते हैं। एंड बिंदुसार जो है कौन थे? तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही पुत्र थे। तो इनके बारे में पढ़ने में हम यह समझेंगे कि बिंदुसार जो है वो उत्तराधिकारी थे। किनके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी पुत्र थे जिनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार भी मगध का एक योग्य शासक थे और इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शत्रुओं का नाश करने वाला है। ओके, अमित्रघात का मतलब ही होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी पुत्र बिंदुसार था जो मगध का एक योग्य शासक था, लेकिन इनको अमित्रघात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शत्रुओं का नाश करने वाले ये थे। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। किस संप्रदाय को अपनाया था? तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया था और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे जिनका नाम था मखल्ली गोसाल। ओके, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का क्या नाम था? तो आप याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम था मखल्ली गोसाल। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र को भेजा था। अपने बड़े पुत्र जिनका नाम क्या था? सुसीम, उनको भेजा था। ओके, अपने बड़े पुत्र सुसीम को इन्होंने भेजा था। साथ ही आप यह देखेंगे कि अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। ओके, दूसरी बार किससे भेजा गया था? दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। सीरिया के राजा थे जिनका नाम था एंटियोकस ने। ओके, सीरिया के राजा एंटियोकस ने राजदूत डाइमेकस को मगध भेजा। किससे मगध भेजा? डाइमेकस को मगध भेजा। एंड बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 मांगे रखी। ओके, 3 मांग रखी। क्या क्या? तो दार्शनिक, सूखा अंजीर और मीठा शराब। इनमें से सूखा अंजीर शराब को भारत में भेजा गया जबकि दार्शनिक को भारत नहीं भेजा गया। आप इसको याद रखेंगे। ओके, आप इसको याद रखेंगे कि क्या क्या भेजा गया था। तो ये सूखा अंजीर और जो शराब था उसको भारत में भेजा गया था जबकि दार्शनिक जो थे उनको भारत नहीं भेजा गया था। इसके बाद बिंदुसार के जो टॉपिक्स हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अशोक को। अशोक को आप जानते हैं कि अशोक जो थे वो आई थिंक तृतीय बौद्ध संगीति, हाँ तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। ओके, तो आप इसमें यह भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। आप इसमें यह देखेंगे लगभग 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई और इनके मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक उत्तराधिकारी के लिए गृह युद्ध चलता रहा, लेकिन अंततः 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हो ही गया। और कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि अशोक राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करे थे। ओके, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अशोक के 99 और भी भाई थे जिनकी हत्या करके अशोक जो है वो
उत्तराधिकारी बने थे। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किए थे। ओके, 8वें वर्ष जो है कलिंग युद्ध किए थे। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों लगभग 1 लाख लोगों की हत्याएं हुई, जिनमें अशोक का हृदय द्रवीभूत हो गया। और कलिंग युद्ध के पश्चात उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई। और इसी घटना से क्या हुआ कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। एंड देन आई थिंक इसी के बाद जो है वो इन्होंने क्या कराया होगा, तो हाँ, इसमें आप देखेंगे कि अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर दिया और धम्म नीति को अपना लिया। इसके बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर दिया और धम्म नीति को अपना लिया। और इसके बाद यदि आप धम्म नीति के बारे में समझेंगे तो धम्म नीति का अर्थ क्या होता है? परोपकार करना या सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत होना। यही लिखा हुआ है कि धम्म नीति का अर्थ है परोपकार या फिर सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत। अशोक के द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया और ये गुफाएं जो है आजीविकों के निवास के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? आजीविकों के निवास के लिए बनाया गया था। इन चारों गुफाओं के नाम जो है, एक का सुदामा गुफा है, दूसरे का विश्व झोपड़ी है, तीसरे का करण चौपर है, चौथे का लोमस ऋषि है। ये चारों गुफाएं के नाम है जिनको आजीविकों के लिए बनाया गया था। अशोक के जो अन्य नाम है वो है देवनाम प्रिय, इसका मतलब होता है देवताओं के प्रिय, प्रियदर्शी मतलब कि प्रजा के प्रिय। ये सभी इनके उपनाम हैं। साथ ही आप यह भी देखेंगे कि अशोक के अभिलेख लिखवाने में विशेष अभिरुचि थी। अशोक का जो विशेष अभिरुचि था वो अभिलेख लिखवाने में भी था। इसमें इन्होंने शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख, अभिलेख ये सारे हुआ करते थे। अब तक अशोक के कुल 14 शिलालेख जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। कितने? 14 शिलालेख जो है प्राप्त हो चुके हैं। और इसमें आप देखेंगे तो बिहार के सासाराम में भी, कहाँ? बिहार के सासाराम में भी अशोक के नवीनतम शिलालेख के प्रमाण जो है वो मिले हैं। ओके, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आप यह देखेंगे कि अब तक अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3 स्तंभ लेख जो है वो बिहार में मिले हैं। अशोक के कुल 7 स्तंभ लेख जो है वो अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जो 3 स्तंभ लेख हैं वो बिहार में ही मिले हैं। और तीनों कहाँ हैं? तो एक है लौरिया नंदनगढ़ में जो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, दूसरा रामपुरवा में जो वेस्ट चंपारण पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है, और तीसरा लौरिया अरेराज में जो पूर्वी चंपारण में पड़ता है। आप इसको याद रखेंगे। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने के लिए अशोक को जाना जाता है। बौद्ध धर्म को अगर अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय किसी को दिया जाएगा तो सम्राट अशोक को ही दिया जाएगा, क्योंकि ब्रावो अभिलेख में अशोक को मगध सम्राट बताया गया है। और अशोक अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। ओके, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। एंड देन आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि अशोक के बाद मौर्य वंश के जो शासक है वो कुणाल बने थे। कौन बने से? अशोक के बाद मौर्य वंश के जो शासक है वो कुणाल बने। अशोक के पौत्र जिनका नाम था दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराए। नागार्जुनी पहाड़ियाँ जो कि जहानाबाद में पड़ती है, बराबर की पहाड़ियों से लगभग 1.5 से लेकर के 2 किलोमीटर मतलब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दशरथ के द्वारा बनवाए गए 3 गुफाएं हैं और इन तीनों गुफाओं के नाम निम्न हैं। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब जल्दी ही इसको हम समाप्त करेंगे। एंड देन बौद्ध धर्म के लिए अगले सेशन में आपके साथ मिलेंगे। ओके, अब इन तीनों के नाम क्या है? गोपिका गुफा है, वापियान गुफा है और विदेधिका गुफा है। सबसे बृहद जो गुफा है उसको हम गोपिका गुफा कहते हैं। मौर्य वंश के अब इसके बाद मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ। एंड इस तरीके से क्या है, प्राचीन काल में मगध की स्थिति देखने को मिलती है। यदि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप यहाँ यह समझेंगे कि आप जानते हैं सबसे पहले जो है हर्यक डायनेस्टी स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद से सुनाग वंश और फिर नंद वंश। इस तरीके से छोटे छोटे वंश चले थे। फिर इसके बाद क्या है कि इन वंशों के मिलाने के बाद एक बड़ा साम्राज्य बना जिनका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश में ही आप यह देखेंगे कि मौर्य वंश नहीं, मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। फिर शुंग वंश एंड देन कण्व वंश। इस समय के इसको हम मौर्योत्तर काल कहेंगे। फिर कुषाण वंश जो था एक विदेशी वंश था। उसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य शुरू होता है गुप्त काल में। एंड देन फिर गुप्तोत्तर काल में कर्नाट वंश, सेन वंश, पाल वंश, मतलब बिहार की जो क्षेत्रीय वंश है वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में भी हम आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके जस्ट बाद
हम जो सेशन आपके साथ साझा करेंगे उस सेशन में बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, और बौद्ध धर्म से आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन हो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। तो आने वाला सेशन जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो उसमें आप हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, हम आपके लिए ऐसे ही सेशंस लाते रहेंगे। धन्यवाद।